अगर हम फैब्रिकेशन डिफेक्ट्स की बात करें तो व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी कंपोनेंट्स के या फिर कोई जॉइंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना, जॉइंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फिलेट जॉइंट ही बनाया, ठीक है ना, जब हमने उसको फैब्रिकेट किया तो ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन हो सकता है कि बाय द मिस्टेक्स या फिर हमने जो कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है, तो उसमें जब अपने जॉइंट्स प्रिपेयर किया ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन तो हो सकता है कि छोटे मोटे बाय मिस्टेक या फिर बाय द एरर अपने खुद के कुछ एरर्स के कारण हमारे फैब्रिकेशंस पर डिफेक्ट आए। अब ये जो डिफेक्ट्स होंगे ये क्या होगा ड्यूरिंग द साइट, ऑन द साइट यानी कि मतलब हमको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इसको ऑन इन हाउस यानी कि मतलब जो भी आपके फैब्रिकेशंस के डिफेक्ट होंगे, है ना, इसको अपन क्या करते हैं, इसको हम ऑन या फिर रिपेयर कैसा होगा, इन हाउस रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। ये जो डिफेक्ट्स होते हैं जनरली, ये डिफेक्ट ऑपरेटर के मिस्टेक्स के कारण होते हैं। प्रॉपर्ली अगर आप लोग देखेंगे तो वेल्डिंग प्रोसीजर्स होती हैं आपकी, डब्ल्यूपीएस को ना फॉलो करने के कारण होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो अपने प्रिकॉशंस और जो सेफ्टी होती है हम उसको ऐड नहीं करते, उसके कारण ये एप्लीकेशंस डिफेक्ट आते हैं, ठीक है ना। इसमें अपन ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट प्रिपेयर करते हैं, तो वो ज्वाइंट प्रिपेयर के ड्यूरेशन में ये डिफेक्ट्स अपने फॉर्म होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर्ली हमको डब्ल्यूपीएस को फॉलो करना है, साथ में जो भी आपके डब्ल्यूपीएस में है क्या भाई आपको इंटरनल है, इंटरनल दिया हुआ है, तो इंटरनल कैसा है ना, इंटरनल का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स का है तो 5 to 10 मिनट्स उसको कूलिंग के टाइम देना आपको, ठीक है। साथ में क्लीनिंग प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, आपकी स्लैगिंग सही होना चाहिए, ठीक है। साथ में जो वेल्डिंग्स के जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली रन करना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको जो भी वेल्डिंग पैरामीटर्स हैं, वेल्डिंग्स के जो पैरामीटर्स हैं उसको आपको कंट्रोल करना है ना, वेल्डिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है। तो अगर हम लोग देखिए एक सिंपल अगर हम प्रोसेस को अगर देखें तो कई बार ये चीज होती है कि फैब्रिकेशंस के डिफेक्ट जो होते हैं वो मेटलर्जिकल भी आते हैं। अगर आप लोग प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ अगर आपको मटेरियल का प्रिंसिपल नहीं पता है, ये जिस टाइप के मटेरियल में आप काम कर रहे हैं उसमें कितना आपको अमाउंट ऑफ करंट पास करना है, क्या उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के डिफेक्ट आपको दिखेंगे। अब जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा अभी हम कास्ट आयरन्स पे कास्ट स्टील पे अपन जब करते हैं या फिर कार्बन स्टील्स की बात करें अपन, तो जो कार्बन स्टील्स पे अपन जब वर्क करते हैं तो वो क्या थोड़ी सी ब्रिटल टाइप होती है, तो थोड़ी सी ब्रिटल होती है। अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग इसको जब जॉइंट सब प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमको हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर थिकनेस अगर आपकी तो मान लीजिए अगर ज्यादा है फॉर एग्जांपल बेड्स की, और अगर आप उस पर अगर लो में पेनिट्रेशन कर रहे हैं या फिर लो हीटर का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो होता है कई बार आपका बेस मेटल जो होता है वो प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं होता है, वो जो पैरेंट मेटल होता है वो प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं करेगा, मतलब वो फ्यूज तो होगा पर इतना ज्यादा फ्यूज नहीं होता है। और जब आप फिल्डिंग्स जब उसके ऊपर करते हैं तो फिल्डिंग्स क्या होती है आपकी लूप पे वो फिल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है बीच में आपके जैसे होता है ना कई बार कि आपके लैक ऑफ फ्यूजन हो रहा है, तो लैक ऑफ फ्यूजन के कारण क्या हो रहा है बीच में वॉइस छूट रहे हैं, या फिर आपका जो होता है जो फेस है वेल्डिंग का जो फेस है वेल्डिंग का फेस क्या होगा प्रॉपर्ली मेल्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये जो फेस है ये फॉर एग्जांपल अगर ये जो फेस है आपका, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पर्टिकुलर यहाँ पर आपने क्या होगा मेल्ट नहीं होने का क्या होगा, यहाँ पर जो जॉइंट तो प्रिपेयर हो रहा है, जॉइंट तो प्रिपेयर होगा आपका, और जॉइंट क्या होगा ये जो आपका एरिया है जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना फेस पे, इस पर क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी मेल्टिंग नहीं हुई तो बीट तो बना होगा, बीट क्या होगा आपका वो पर्टिकुलर इस एरिया पे आपका गाइड नहीं होगा या फिर उसका स्ट्रेंथ जो होगी वो लो होगी, तो ये क्या होगा आपके डिफेक्ट्स में आपके लिखिएगा शो होगा, हम टेस्टिंग करेंगे ना
तो आपको दिखेगा कुछ छोटे छोटे वॉइड्स दिखेंगे, ठीक है ना। तो इनको क्या होता है कि ड्यूरिंग द वेल्डिंग हम उसको इन पर रेक्टिफाई कर देते हैं, ये ज्यादा सीवियर कॉसेस नहीं क्रिएट करेंगे आपके, ठीक है, आपके सीवियर कॉसेस क्रिएट नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग के बीच में अगर पता चल रहा है कि यहाँ डिफेक्ट है हो रहा है, तो हमारा ऑन साइट्स पे जो होता है, ऑन साइट्स पे जाने के बाद अगर कुछ डिफेक्टेड निकले तो बहुत दिक्कत होती है। और अगर वो इंस्टॉल हो गया तो आपका पर्टिकुलर वो हाँ मतलब उसका अपना असेंबल कर दिया होगा वहाँ पर, तो ये बड़े-बड़े कंपोनेंट्स के और छोटे-छोटे पार्ट्स बन के जाते जरूर है, वहाँ जाके असेंबल हो जाते हैं। और जब डीलिंग दौरान वो अगर कोई ब्रेक होता है या इन सर्विस कुछ भी ना तो आपको उसको रिपेयर करने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर दो मशीन क्लोजली अगर आपकी लगी हुई है तो आपको अगर किसी में डिफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पर फिर वेल्डिंग करने का आपका स्पेस नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत होती है, ठीक है ना। यहाँ पर उनको फैब्रिकेशन जो डिफेक्ट है उसको हम जैसे कि आपका जब डिस्पैच होता था विदिन 48 आवर्स के पहले हम उसको पहले हम रेक्टिफाई करके और इसको करके डिस्पैच करा देते हैं। मसला चीजें बाद जाना प्रॉब्लम तो कोई पहले सब चीज ओके करके हम उसको डिस्पैच करते हैं ना। कई बार ये भी होता है, कई बार अपन जैसे कुछ ही बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फैब्रिकेशंस में मटेरियल एक ऐसा है कि जब हीटअप होता है तो कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि इसके सॉलिडिफाई होने में हो सकता है कि वो इट विल टेकन मोर देन वन डे और 2 डेज का टाइम होता है, उसके अंदर वो अपने कुछ डिफेक्ट को शो करे। जैसे फॉर एग्जांपल टेलिंग होती है ना, लैमिनार टेलिंग होती है, उसमें क्या होता है सॉलिडिफिकेशन होता है, धीरे-धीरे क्या होता है मटेरियल जब आपके एनवायरनमेंट में रहता है तो थोड़ा अलग बिहेवियर प्रोसेस करता है। तो होता है कई बार कि हमारे जो डिफेक्ट्स होते हैं वो एकदम से ना दिखे, हो सकता है आज हमने वेल्डिंग करी उसके 24 आवर्स से 48 आवर्स बाद उसको फिर हमको चेक करना है एक बार फिर से। तो ये फैब्रिकेशंस में हमको ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जो भी आप स्टैंडर्ड कोर्स और प्रैक्टिस को जो यूज करते हैं तो उसमें पहले पढ़ना है आपको, तो जो आपकी प्लेट्स है उसमें जो फैब्रिकेशंस के जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उन कितने दिन के अंदर अपने को रेक्टिफाई करना है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस में चेक करना है, क्योंकि फाइनल पेंटिंग होने के बाद फिर नहीं होता है कुछ भी। आप जब पूरे डिफेक्ट्स को पहले ही रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफाई करने के बाद जब पूरा क्लियरेंस मिल जाता है आपको, फिर उसके बाद में फाइनल पेंटिंग स्किल्स को ओके करते हैं। फिर पेंटिंग होने के बाद फिर अपन उसको फिर क्लियर करना मुश्किल है, और अगर बीच में डिफेक्ट आ गया तो फिर पेंट क्लियर करना उसके फिर से जो आपको रीओपन करना, ये थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है, ये कॉस्टली भी है, ठीक है ना। तो छोटे-छोटे जो भी डिफेक्ट्स आएंगे जैसे पोरोसिटी आती है, साइड इंक्लूजन आता है, अंडरकट आती है, पॉप फ्यूजन आता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग्स होती है, ये सब आपके फैब्रिकेशन के डिफेक्ट्स हैं। ये कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हैं। देखेंगे अगर आप लोग बुक में पेज नंबर 66 पे दिया हुआ है फैब्रिकेशन डिफेक्ट्स में, द कॉमन defect that occur during the making of weld include porosity, sag inclusions, undercut, lack of fusion, incomplete penetration, solidification cracks. Defect that occur during welding but which may not appear until to 48 hours after welding are hydrogen-induced cracking and laminar tearing of the pallet mats. Repair by welding involves removing of defected area and replacements by sound material can cost up to 10 times as much as deposit similar quantities of weld metal correctly in the first place. So according to that, अगर हम कहें तो जो फैब्रिकेशंस के डिफेक्ट्स से कुछ आपके तुरंत अपीयर होंगे, और कुछ डिफेक्ट्स ऐसे कि जैसे कि क्रैकिंग्स होती है ना, जो क्रैकिंग्स क्या होती है, सॉलिडिफिकेशंस ऐसा नहीं होता कि मेटल का आपने 1 घंटे बाद रखा तो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, नहीं। आपको उसको एनवायरमेंटल के साथ जो इफेक्ट्स होते हैं उसको भी चीज को रीड आउट करना है, क्लियर है। कुछ चीज ऐसी भी होती है जो धीरे धीरे स्लोली से दिखती है, क्या होता है कुछ ऊपर की जो लेयर्स होती है वो तो कूल डाउन हो जाती है, पर अंदर की लेयर ठंडा में टाइम लगता है, इसलिए हमने कुछ उसको ऑब्जर्वेशन से दिया हो, जैसे कि आपके क्रैकिंग खास करोगे उसके लिए आपको क्या करना है, 1 से 1 to 2 डेज 2 डेज तक को आपको वेट करना है, 1 से 2 डेज उसको वेट करना है, मतलब क्या होगा 24 to 48 आवर्स तक उसको देखना है, ठीक है ना। और ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं, एक बार अगर आप लोगों ने पहले ही उसको रेक्टिफाई करके क्लियर कर लिया ज्यादा बेटर है।
ठीक है। तो ये आगे चल के क्या होता है, जैसे कोई सर्विसेज जो होती है, जैसे कि गैस टैंक्स है ना, ये गैस पाइप्स है, ये कोई ऐसा फ्लूइड है जो कि आपका सीवियर है या उसका ट्रांसपोर्टेशन आपका हो सकता है इतना ज्यादा प्रेशराइज हो रहा हो कि हो सकता है कि जो छोटी छोटी वाइट्स हो वो फिटिंग्स कर दें, और फिटिंग करने के बाद हो सकता है कि गैस लीक हो जाए वहां से। लेकिन जब प्रेशर पड़ता है अंदर का पाइप पे, इंटरनल प्रेशर, तो वो पाइप को फैलाता है, एक्सपेंड करता है, तो जहाँ से वीकर होता है वहां से वो छेद आएगा बाहर। ठीक है। और ये फिटिंग्स क्यों होती है, क्योंकि जो इंटरनल जो एक्सटर्नल प्रेशर है उन दोनों में बहुत जमीन अंतर है। जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो एक अलग है, और जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है वो अलग है। तो भाई कोई भी चीज कब तक के ठीक रहेगी, जब तक कि उसका प्रेशर एक लिमिट में हो। अगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ता है तो हो सकता है कि अच्छे खासे पाइप के जॉइंट्स भी फ्री हो जाते हैं। तो ये इस पर खासकर ध्यान रखना है कि जो पाइप के जो वेल्डमेंट्स है उसका डीप कितना देना, कितना उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि हमको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए उसकी। तो यहाँ पर जो होता है ना ग्रुप साइज जो होता है, इसको भी हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं कितना हमने ग्रुप साइज में प्रोवाइड करना। ठीक है। तो छोटे मोटे जो डिफेक्ट्स होते हैं वो हमको वैसे ही हम लोग बिफोर डिस्पैच डिस्पैच के पहले ही उसको ठीक करके फिर पेंटिंग के लिए हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। ठीक है ना। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सर्विस फेल्यूर्स होते हैं। सर्विस फेल्यूर कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सर्विस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपने एक चीज सुनी होगी, फटीग फ्रैक्चर। फटीग फ्रैक्चर ये सुना है आपने? ये क्यों होता है, फटीग फ्रैक्चर क्यों होता है? सिंपल सा बोला जाए, फटीग फ्रैक्चर क्यों हो रहा है, कोई भी चीज आपके साइक्लिक लोडिंग की कंडीशंस में, यानी साइक्लिक लोडिंग कंडीशन में, साइक्लिक लोडिंग कंडीशन है लेकिन मतलब उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली आपका साइक्लिक लोड लग रहा है, कभी पॉजिटिव लग रहा है कभी नेगेटिव लग रहा है, कभी पॉजिटिव लग रहा है कभी नेगेटिव। ये क्या है, ये लोड क्या है आपका, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कैसे आप बोलेंगे, आपकी पाइप में, पाइप के अंदर कहाँ से लोड लग रहा होगा, तो पाइप के अंदर का जो प्रेशर है इस चीज का लिक्विड फ्लो कर रहा है। पाइप के अंदर अगर देखा जाए तो जो आपको फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो इंटरनल प्रेशर अप्लाई करता है, कर रहा है ना, इंटरनल प्रेशर अप्लाई करना है। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड जो आपका वो इसके फ्लो के ऊपर, जैसे ये फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, फ्लो प्रेशर जो है आपको क्या हो रहा है, इट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो वो क्या कर रहा है, साइक्लिक उस पे लोडिंग्स का वो बना रहा है। फ्लो तो कंटिन्यू है, फ्लो तो आपका क्या कंटिन्यू है, तो धीरे धीरे क्या करेगा वो, तो कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे जो होंगे फ्लुएंस, यहाँ पर ही मटेरियल आपका विकर होगा और स्विच को फेल आउट है। ठीक है। तो सर्विस जो आपके फेलियर्स होते हैं वो किसी भी कारण से आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ फटिग्स फेलियर्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ ब्रिटल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ब्रिटल फ्रैक्चर्स है नहीं मतलब हो सकता है स्लैग का इंक्लूजन हो गया हो, तो स्लैग का इंक्लूजन क्या करेगा, उस जगह को थोड़ा हार्डर कर देता है। हार्ड करने के बाद क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम लोग पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग में देखो क्या होता है, एकदम से जहाँ पर आप लोग एक पुट्टी लगाते हैं ना, वो हल्की तो फिर आ जाता है बाहर मॉइस्चर की वजह से, पता है, तो एक साथ थक्के जैसे निकल आता है। ऐसे स्लैग का भी जाता है, स्लैग पे जो एकदम एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है तो वो वीकर सेक्शन रहता है, वो ब्रिटल होता है, वो क्या करता है चटकी बाहर निकल आएगी, तो बड़ा फिटमेंट दिखाएगा। उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे फिटिंग्स के मार्क्स दिखेंगे, कैविटीज ज्यादा बड़ी बड़ी दिखेंगी। तो यहाँ पर इसको पहचानना है हमको। ठीक है। दूसरी बात, जब कोई भी चीज बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से वर्क करना है और उस पर अगर कोई टेम्परेचर के साथ मतलब होता है कुछ हॉट फ्लूइड अगर कैरी कर रहा है तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या करता है, पार्ट को स्लोली स्लोली आपका डिफॉर्म करता है। डिफॉर्म समझते हैं ना, धीरे धीरे फैलता है, वो वीकर होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी चाय गर्म करी है, एक बर्तन में आप कंटिन्यूअसली उसी में बनाते हो, उस समय बाद देखें उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, वो इरोड हो जाता है। इरोड हो गया नहीं मतलब क्या हो गया, वो फेल्यूर की तरफ बढ़ रहा है ना। अगर इरोड हो गया तो मतलब वो फेल्यूर की तरफ वो राइज हो रहा है। तो यहाँ पर हमको यही चीज समझना है कि भाई
मटेरियल में हो सकता है कि अगर कोई फूड ऐसा दे रहा हो कि जिसके कारण उसमें अगर कोई वो टेम्परेचर अगर ज्यादा अगर उसका इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा है तो धीरे धीरे क्या कर सकता है कि कुछ उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। और वही थर्मल स्ट्रेस क्या कर रही है, आज नहीं तो 10 साल बाद अगर जैसे यार कोई पार्ट की अगर लाइफ होती है जैसे 10 इयर्स के लिए आपने उसको किया तो हो सकता है इन बिटवीन वो उसके 10 इयर्स ऑफ लाइफ के बीच में ही यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस अगर सेट हो गई तो वो बीच में कहीं पे ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ये थर्मल स्ट्रेस क्या करती है, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होगा, क्या होगा यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन क्या करता है, इसी पार्ट्स को आपके ब्रेक करेगा, ठीक है। साथ में क्या होता है, कोई भी चीज अगर बहती है, फूड जब पास होता है या प्लेट्स के ऊपर भी, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एयर भी ब्लो करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, तो यहाँ पर इरोजन, इरोजन सुना है? एक होता है इरोजन, इरोजन मतलब वो अपने साथ मटेरियल्स को धीरे धीरे मूव करेगा। साथ में एक चीज होती है कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, मॉइस्चर अगर एनवायरनमेंट में, मॉइस्चर मतलब फूड के पार्टिकल प्लस एयर, एयर में आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, इसको कोट कर देगी। तो हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्ली, जैसे कि देखा हो कई बार मटेरियल में आप एक्सटर्नल तो पेंटिंग कर दोगे पर इंटरनल नहीं रहेगी, इंटरनल पेंटिंग नहीं रहेगी। तो अगर कोई भी चीज फूड फ्लो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑयल मूव कर रहा है और ऑयल के साथ अगर वाटर कंटामिनेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो वाटर कंटामिनेंट्स क्या करेंगे, उसकी जो पेरिफेरी होगी पाइप की उसमें जाके वो जहाँ पे जॉइंट्स होंगे या फिर जहाँ पर विकर सेक्शन होंगे या फिर जहाँ पर जाके वो स्टे कर सकते हैं, वहाँ पर जाके क्या करेंगे, धीरे धीरे ओजोन्स क्रिएट करेंगे। तो सर्विस डिपेंड बहुत स्लोली स्लोली आते हैं, ये कंटामिनेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो कंटामिनेंट्स जो होते हैं आपके फ्रूट्स के या फिर भी आपके सर्विसेज के ऊपर। दूसरी बात हमको एक चीज समझना है कि प्लांट्स अगर जैसे आप लोग देखते हैं रिफाइनरी सेक्टर्स होते हैं या फिर पावर सेक्टर्स में जो प्लांट्स यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ की एक पर्टिकुलर सर्विस पीरियड में आपका एक लॉकडाउन शटडाउन पीरियड होता है, तो उस चीज के ऊपर हम क्या करते हैं, सर्विस डिफेक्ट को रेक्टिफाई भी करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फिर टेस्टिंग करते हैं, अपने आईडीटी टेस्टिंग भी परफॉर्म की जाती है। तो आप लोग हाँ शटडाउन के टाइम पे तो हम लोग, हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हम लोग कंपोनेंट को फैब्रिकेशंस के दौरान भी चेक कर रहे हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं प्लांट्स के शटडाउन्स की तरफ से भी उसको चेक कर रहे हैं। तो सर्विस डिफेक्ट क्या होता है हमको, तो वहीं पर शटडाउन की तरफ में हमको भी देंगे, ठीक है ना। तो अगर सिंपल सा देखा जाए तो आप जब कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो सर्विसेज का क्या होता है यूज, जो है आप जैसे कि एनडीटी सर्विसेज आप जैसे को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका यूज क्या है, आप फैब्रिकेशंस के ड्यूरिंग्स भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये इन हाउस यूज हो रही है, इन हाउस या फिर कंपनी के अंदर आपका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंपनी वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज परफॉर्म, है ना। और ये क्या हो रहा है, ये अपना ड्यूरिंग द रनिंग, वो अगर रन कर रहा है और ऑन साइट इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑन साइट इसको हम यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो एंटिटी सर्विस के डिविजन से थोड़ा टिपिकल होती है, और फैब्रिकेशन के कारण ये थोड़ा इजी होती है, क्लियर है ना। देखो उसमें लिखा भी हुआ है, अगर आप लोग रीड आउट करेंगे तो पेज नंबर 67 पे लिखा हुआ है, रिपेयर ऑफ सर्विस क्रैक्स मे बी डिफिकल्ट फॉर वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन, लिखा हुआ है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एसेस मे बी रेस्ट्रिक्टेड, क्या लिखा हुआ है, एसेस मे बी रेस्ट्रिक्टेड, एग्जांपल इनसाइड अ माइन वेंडर, लिखा हुआ है। भाई माइनिंग वाइनिंग के एरिया में आप जाकर काम कर सकते हो क्या, वहां पर अगर इक्विपमेंट खराब हुआ तो वहां पर तो आप लोग हीट को यूज ही नहीं कर सकते, बहुत कम, तो ऑलरेडी मतलब ऐसे ही गैसेस भी इससे साफ होती है। कहीं भी आप जाओगे जो कोल माइंस के एरिया होते हैं वहां पर खासकर कहा भी जाता है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न लेके जाए साथ में, क्योंकि क्या होता है अंडर द ग्राउंड गैसेस रिस्की अलग अलग वही गैसेस निकलती हैं, और कुछ ऐसी होती है कि फ्लेमेबल होती हैं, हाइड्रोकार्बन से जो गैस निकलेगी वो फ्लेमेबल होती है,
अगर वो गैस अगर मान लीजिए अगर आपकी गलती से अगर मान लीजिए अगर आप डाउन साइड में ऐसी वर्किंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग तो डायरेक्ट आपके आर्क निकल रही है, हीट है, ये कर पाओगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, प्री हीट एंड पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट मे बी डिफिकल्ट और इवन पॉसिबली इम्पॉसिबल टू अप्लाई। मतलब कैसे कि जब आप वेल्डिंग जॉइंट जब बनाते तो हमने बताया भी था आपको कि भाई कई बार पोस्ट वेल्ड ट्रीटमेंट करना भी जरूरी होता है, तो यह कर सकते हो, तो कंपोनेंट निकाल के लेके जाना फिर करना नॉट पॉसिबल। सर्विस इफेक्ट थोड़े से क्या होते हैं, इजीियर नहीं होते हैं इनको रिमूव करना, ठीक है, बिकॉज द रिस्क ऑफ डैमेज टू द मशीन सरफेस, प्लास्टिक सील्स, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस और द प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स, ये सब चीजें होती चाहिए। अब जैसे रिफाइनरी सेक्टर में जाना, आपको क्या पता कि भाई बाजू में जो टैंक लगा हो किसका है, हो सकता हो गैस टैंक हो, आपके पाइपिंग पे चल रहा हो काम, पाइपिंग से वही गैस जाके आगे जाके टैंक में फिल हो रही, फॉर एग्जांपल। अब आपको ये तो नहीं पता कि भाई टैंक एम्प्टी है, या फिर आपकी वेल्डिंग करने समय कोई एक्सप्लोजन ना हो, भी हो सकता है। हम लोग लाइन्स को तो क्लियर कर लेंगे, पर हो सकता है कि भाई उसके आजू बाजू में कुछ ऐसे एरिया होंगे जो रेस्ट्रिक्टेड है, भाई यहाँ पर नहीं कर सकते, तो फिर उस पाइप को निकाल के लाके और फिर वापस से नया पाइप लगाना, ये थोड़ा सा रिस्की है। कई बार हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, हम लोग घुस ही नहीं सकते उस जगह पर। कभी भी ध्यान रखना जब ये सब चीजें बनती है ना, तो इनको बहुत अच्छे से हम लोग फैब्रिकेटेड चेक करके इनको भेज पाते हैं, ठीक है। इसमें सर्विस डिफेक्ट्स की चांसेस कम है। एक प्लांट की जो अगर लाइफ देखी जाती है, फॉर एग्जांपल 40 इयर्स की होती है, कितने साल की होती है, 40 साल, 30 से 40 साल के बीच तक वो प्लांट्स चलते हैं, जिसमें कि आपका बॉयलर से अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, पाइप फिटिंग्स होती है, इसलिए रखना। अगर उसको आप चीजें मेंटेन करते हो तो भी ठीक है, पर कई बार पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि यहाँ कम से कम वो 40 से 60 इयर्स तक के लिए अपन उसको लिमिट करते हैं कि कम से कम 40 इयर्स की सर्विसेज की दे हो, ठीक है। फिर वो पूरा डिसमेंटल होता है, फिर नया फिर से फिर से होता है, ठीक है। कई जगह पे ऐसा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, आप आपके घर पावर सेक्टर है, कोई पावर प्लांट है, कभी इसको देखा है कितने साल हो गई सर्विस लाइफ, कितनी कब बना कब से चल रहा है, नहीं पता। मैं रिसेंट एक केस बताता हूँ, स्टडी यहाँ पे सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन 1967 का बना था, 2012 में वो खंडन हो गया, तो 67 को बनना ये मान के चलिए एक्जिस्टेंस 70 में आ गया था, 70 और प्लस इधर 2012 कितना हो गया, 12 प्लस 70 से लेके 85 नहीं 1970 से लेके 67 में बनाया, तो मैं सोचा 67 में उसका मतलब वो चीज चालू हो गई थी, धीरे धीरे उसकी टेस्टिंग सब चीज चालू हुई थी। अगर अपन उसको अगर सिंपल अगर देखा जाए तो 70 से अगर मानते हैं तो 70 से लेके 2000 तक कितना हो गया, 30 और 30 और 12 कितने हुए, अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे तो वही प्लांट 50 से 60 के 50 साल तक चल जाता है, ढंग से सर्विस तो ये इनकी लाइफ होती ही है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप अभी अगर ऐसे कोई चीज होती है तो आपको पहले उसको देखना सर्विसेज कैसी है, अगर मान लीजिए कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है और पार्ट को आप इजीली डिसमेंटल कर सकते हैं, तो डिसमेंटल करके फिर उसको फिर हम यूज में जो होता है उसको अपन मेंटेन करके लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसमें ऑन साइड आपको जो भी प्रोसेस होती है, टेस्टिंग सब हो जाती है, और साथ में क्या होता है आपका पेंट वर्क भी जो भी लगाते हैं या फिर इंसुलेशन जो भी प्रोवाइड कर देते हैं वो भी करते हैं। क्योंकि क्या होता है सर्विस डिफेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो पार्ट्स होते हैं आपके, जैसे जो पाइपलाइंस होती है उसके ऊपर इंसुलेशंस होते हैं, इंसुलेशन और कवरिंग होती है, ये हीट लॉस ना हो, ठीक है। तो वो जो इंसुलेशंस होते हैं आपकी वेल्डिंग से तो डैमेज हो जाएंगे अगर आप रिमूव करोगे, तो भाई ऐसा थोड़ी किया तो आपने जरा डैमेज हो गया तो प्रोसेस के ऊपर और पूरा चेंज हो, लीकेजेस आ गए इंसुलेशन में तो फिर आपकी हीट ट्रैपिंग नहीं होगी, वेट वहां से लॉस होगी, तो करते हैं सर ये बहुत सी चीजें। फिर क्या होता है, द कंपोनेंट कैन नॉट जनरली
to be rotated into the most convenient position for welding. बात समझ में आ रही? अगर आपको बोल रहे हो कि निकाल के अगर थोड़ा सा रोटेट करना हो यहाँ पर नहीं हाथ घुस रहा है तो क्या कर पाओगे? नहीं होता है, वो चीज बहुत प्रॉब्लम होती है सर्विस डिफेक्ट को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सर्विस डिफेक्ट कम ही आए, जो उसकी रेंज ऑफ सर्विस होती है उसमें वो इजीली मेंटेन कर सकते हो। और देखो आप कभी भी एज ए इंजीनियर अगर कोई भी चीज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम वर्किंग करते हैं उस पार्ट को ये चीज जानते हैं कि भाई इसका यूज कहाँ पर है, यूटिलाइजेशन कहाँ पर है। अगर उसका यूज हमको पता है कि भाई ऐसी सीधी सर्विस के लिए बना रहे हैं, यहाँ का उसको आगे चल के मैनेज करना बड़ा दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको ऐसे डिजाइन करेंगे या फिर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इसमें आगे चल के डिफेक्ट्स अराइज ना हो के चांसेस कम। दूसरी बात देखो उसमें लिखा भी होता है एनवायरनमेंट में भी हैजार्डस हीट न्यूक्लियर रेडिएशंस अंडरग्राउंड। बस समझ में आ रही? अगर न्यूक्लियर रेडिएशन है वहां पर तो भी नहीं कर सकते हैं, अगर अंडरग्राउंड है तो और दिक्कत वाली बात है। समझ में आई ना? क्योंकि न्यूक्लियर में अगर एक बार अगर आपको पता है कि एक्सप्लोजन हो गया तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और ठीक है, जनरल हमारा क्या होता है जब हम लोग ये कुछ डिफेक्ट्स ऐसे करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, धूप पर शेपिंग करते हैं, तो उसके लिए हमको मेटल्स को रिमूव करना लगता है। जो मेटल होता है ना उसको रिमूव करना पड़ता है। तो जनरल टेक्निक्स में जैसे अगर रिपेयर देखा जाए सबसे पहला काम यही है, हम लोग क्या करते हैं विद द ग्राइंडर्स या भी डिफेक्ट पड़ा है उसको हम रिमूव करें। रिमूव करने के लिए उसको टेस्ट भी कर लेते हैं बीच में, क्या कोई डिफेक्ट बहुत अंदर तक तो नहीं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लॉगिंग। क्लॉगिंग समझते हैं? मतलब मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं उससे, एयर क्लॉगिंग कहलाती है। हाई प्रेशर एयर से हम क्या करते हैं कि जब रिमूव किया मेटल तो उससे एयर मार के उसको करते हैं कि यार अंदर कुछ चीज भरी तो नहीं, उसको हम रिमूव करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको सरफेस को प्रॉपर्ली फिनिश करके उसके ऊपर फिर हम लोग उसको रूप शेप बना के फिर उसको हम प्रोसेस को फिर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिपेयर में खासकर ध्यान रखना है कि फैब्रिकेशन से रिपेयर होंगे तो इजी है, पर सर्विस रिपेयर डिफिकल्ट है। ठीक है, अब उसने आपको सर ने आपको कुछ कंज्यूमेबल्स के बारे में बताया ना? थोड़ा कंज्यूमेबल में क्या चीज होती है सबसे मेन वेल्डिंग में? आपका इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है, फ्लक्स होता है, साथ में पिलर होता है, होते हैं कंज्यूमेबल्स है। शील्डिंग गैसेस होती है वो कंज्यूमेबल है। ठीक है, तो हमको सबसे मेन जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोड। अगर हम देखें वेल्डिंग कंज्यूमेबल सबसे मेन चीज क्या आपकी वेल्डिंग कंज्यूमेबल सबसे मेन चीज जो है वो आपकी इलेक्ट्रोड है। सेकंड है आपकी फ्लक्स, थर्ड शील्डिंग गैस। फ्लक्स और शील्डिंग गैस जो बोली जाएगी ना उसको आपस दोनों का सिमिलर ही होता है। ये आपके टीआईजी या फिर जब एमआईजी गैस में करते हैं अपन तो इसमें टीआईजी एमआईजी में इनका ज्यादा यूज होता है जहाँ पे इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, और फोर्थ है आपका फिलर मेटल, ये हम एडिशनली देते हैं, होता है ये एज पर द रिक्वायरमेंट होती है सब चीज, एज पर रिक्वायरमेंट एंड क्लासिफाइड बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के थ्रू क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इनका कोई पर्टिकुलर कोडिंग होगा, उसके ऊपर हम मटेरियल की प्रॉपर्ली टेस्ट करके ही इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं, किस टाइप का आपको इलेक्ट्रोड यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको जिस सर ने कोडिंग बताई थी अमेरिकन सोसाइटी में, बताया था ऐसी आपकी बीएस स्टैंडर्ड्स कोर्स भी होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके बीएस मतलब क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ठीक है, तो
कोडिंग्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मटेरियल है आपका, उसमें उसकी प्रॉपर्ली हर चीज को मेंशन करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोड में कवरिंग किस टाइप की है, इलेक्ट्रोड की स्ट्रेंथ किस टाइप की है, उसमें अगर यील्डिंग होती है यील्डिंग कितनी होगी, ठीक है। साथ में अगर हम लोग बोलते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है, हाइड्रोजन का क्या चीज होना चाहिए, या किस पोजीशंस पे अपन स्पेसिफिकली वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस सब चीजों को उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम लोग यूज किसके करते हैं, हम लोग यूज करते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड की इलेक्ट्रोड। किसके यूज करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड की इलेक्ट्रोड, या फिर आपके इंडियन आईएस है ना, इंडियन स्टैंडर्ड से, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इंडिया जो है, इंडिया सबसे अधिक गवर्न करती है अमेरिका, अमेरिकन स्टैंडर्ड को। लेकिन क्या होता है, अपने सारे क्लाइंट्स होते हैं जो मैक्सिमम वो यूरोपियन कंट्रीज के ना होके वो है अमेरिकन, ठीक है। तो इसमें अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सिंपल अगर वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो आपके पास अलग अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोड जो होता है इसका भी एक नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड का भी अलग से नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नॉमेनक्लेचर लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके बीएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका ई, ठीक है, 54 33 बी 160 20 एच, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर मेंशन होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर मेंशन होगा, जिसमें अलग अलग चीज आपकी मेंशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई विल बी शोन द इलेक्ट्रोड कवरिंग, इलेक्ट्रोड का कवरिंग कैसी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोड अलग अलग कवरिंग्स के होते हैं, कुछ बेसिक्स कवर होते हैं, कुछ आपके रूटाइड होते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे सेलुलोज कवर्ड होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये क्या है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम इसको सिंपल सा बोलेंगे कपा कितनी है, टफनेस कितनी है, टफनेस दिया है, ठीक है। साथ में अगर हमने इलेक्ट्रॉन बोला ये कवर्ड है, इसको जो कि कवर्ड है, कवरिंग का कौन सा टाइप है, क्लियर है, कवरिंग का क्या टाइप है, ठीक। अभी पर ये चीज क्या आपकी, इसकी एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी, तो ये 160% ये देने मतलब क्या है, वो अपने से 1.6 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे ही 2 will be shows the पोजिशनल कैपेबिलिटी, किस पोजीशंस के ऊपर ये काम कर सकता है, तो क्या आपकी पोजीशन की कैपेबिलिटी है, 0 जो है वो इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटी है, ठीक है। और H क्या है आपका, हाइड्रोजन कंटेंट को शो कर रहा है, H क्या आपके हाइड्रोजन कंटेंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कंटेंट जरूरी नहीं है कि आपका, मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन स्टैकिंग होती है तो हमको लो कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन रखना पड़ता है, तो ये सब चीजें क्या है, ये एज पर द बीएस स्टैंडर्ड, इससे बीएस स्टैंडर्ड, तो बीएस में क्या होता है आपका स्टैंडर्ड है, जैसे कि 639 एज पर द बीएस स्टैंडर्ड 639,
इसने क्या किया, आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कोटिंग्स कर दी। तो ये इसे समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी जब मटेरियल जब आपका मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, जब मैन्युफैक्चर होगा तो वो क्या है, प्रॉपर्ली 54 जो भी आपकी जो यूनिट होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम लोग 54 दिया था किलो न्यूटन से, या फिर जो भी इसकी यूनिट होगी उस यूनिट में उसको मेजर करेंगे, ठीक है। साथ में हमने टफनेस की बात की, तो टफनेस भी एज स्ट्रेंथ जैसी ही रहती है, और ये क्या होती है, पार्ट को शो करती है कि हाउ मच इट विल बी यील्ड। ये ब्रेक नहीं करेगा, ये इतनी स्ट्रेंथ तक आराम से यील्ड होगा। वैसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है तो ये पार्ट ब्रेक कर सकता है, ठीक है। साथ में अगर मैंने कवरिंग की बात करी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कवरिंग्स आपकी अलग अलग तरह की है। कवरिंग आपकी अलग अलग तरह की है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक कवरिंग होती है जिसको हम बी से शो करते हैं। अगर ये चीज सेलुलोसिक होती है, सेलुलोसिक यानी कि मतलब आपके ऑर्गेनिक्स की हेल्प से बनाया गया वाले कवर से, मतलब इसमें क्या होता है, सेल समझते हैं, सेल क्या है, ह्यूमन के अंदर सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से होते हैं ना। तो ये हाइड्रोकार्बन से बेस्ड होते हैं सेलुलोसिक्स, है ना। साथ में हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह की कोडिंग। अगर आर शो कर रहा है तो आर क्या होता है, ब्यूटाइल टाइप की कोडिंग होता है, ब्यूटाइल इलेक्ट्रॉन। ये तो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका सेलुलोसिक, ठीक है। और साथ में क्या होता है, एक होता है आपका ओ ऑक्सीडाइजिंग टाइप का, ऑक्सीडाइजिंग टाइप की कवरिंग होती है। ये अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो हमको एज पर द डिफरेंट यूज हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। अब पोजीशन कैपेबिलिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, तो जो 2 नंबर है, 2 मतलब क्या होता है, ऑल पोजीशन एक्सेप्ट वर्टिकल डाउन। और होता है ना अलग पोजीशन से वेल्डिंग होती है, तो जैसे कि 1 नंबर ऑल पोजीशंस में यूज कर सकते हो, 1 नंबर को ऑल पोजीशंस में यूज कर। 2 नंबर को क्या होता है, ऑल पोजीशन एक्सेप्ट वर्टिकल डाउन, मतलब वर्टिकल से डाउन नहीं आना आ सकते स्वेड। उस इलेक्ट्रोड को हम वर्टिकल डाउनवर्ड यूज नहीं करते हैं। ऐसे 3 नंबर की बात करते हैं, फ्लैट, फिलेट वेट और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसमें लिखा हुआ है पोजीशन कैपेबिलिटी में, देख रहे हैं आप, पेज नंबर 71 पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज पर द यूज, अगर हमको यूज किस टाइप की वेल्डिंग को हम जॉइंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो पता चला, उसके अकॉर्डिंग ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको 1 नंबर का ऑल पोजीशंस पकड़ने, 2 पे क्या होगा अपना वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं कर सकते, बाकी सारी वेल्डिंग होती है। 4 नंबर यूज करते हैं फ्लैट वेल्ड के लिए सिंपल। अगर 4 नंबर दिया है तो क्या है, फ्लैट वेल्ड, मतलब जमीन पर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो वेल्ड नहीं कर सकते। हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है, देख कर सकते हैं, मतलब 1 नंबर तो ऑल पोजीशन होगी, 2 नंबर होगी तो सिर्फ वर्टिकल डाउन नहीं करना है, वर्टिकल डाउन नहीं होती 2 नंबर, ये सिर्फ किसके अकॉर्डिंग, ये बीएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ऐसे 3 नंबर जो होते हैं, 3 नंबर जो इलेक्ट्रोड होंगे वो क्या होंगे, फ्लैट पे कर सकते हो, फिलेट वेल्ड बना सकते हो, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस पे हो सकता है, ठीक है। ऐसे 4 नंबर क्या है, ओनली फ्लैट, 2 फ्लैट प्लेट है उस पर कर सकते हो। फ्लैट और ओवर, समझ लो, जो ऊपर है ना वो क्या होता है, ओवरहेड। ओवरहेड अलग चीज होती है, फ्लैट अलग चीज होती है। बोला कि नहीं सर उसमें तो फ्लैट तो मार रखा हूँ, ऊपर है भाई, ये कहीं भरेगी क्या, ये तो फ्लैट पर है तो नीचे जाएगी, लूप के अंदर भरेगी, ठीक है। ऐसे 5 नंबर के फ्लैट, वर्टिकल डाउन एंड फॉर फिलेट वेल्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। तो बीएस स्टैंडर्ड में अगर आपने इलेक्ट्रोड पर अगर ऐसे कुछ मार्किंग है कि 2 नंबर है, 3 नंबर, 4, समझ जाना इस चीज से ये होता क्या है।
ठीक है। अब हमने एफिशिएंसी की बात करी थी कि 160 लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, जो रिकवरी है या फिर जो रेट जो होता है ना आपका जॉइंट का जो होता है वो 10% ज्यादा रिकवर करेगा। अगर 60 तो 60 लिखा हुआ है तो मतलब है 60% उसकी रिकवरी रेट फास्ट होगी। देखो उसमें लिखा हुआ है परसेंटेज रिकवरी टू द नियरेस्ट 10%। ठीक है, अगर 110 लिखा हुआ तो मतलब कितना है 10% है इक्वल और, है ना। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटी होती है तो उसमें हम लोग क्या होता है किस टाइप की पोलैरिटी मेजर करना है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर दिया था वो लिखा था, तो ओ का यूज क्या है, ओ है वो क्या है, डीसी उसमें रिकमेंडेड होता है, डीसी यूज कर सकते हैं। साथ में क्या होता है इलेक्ट्रिक पोलैरिटी क्या होती है बाय मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपको अगर कुछ दी हुई तो यूज करेंगे। अगर इसी चीज में अगर एसी अगर है तो एसी नॉट सूटेबल फॉर, जीरो के लिए नहीं सूट करता है, ठीक है। और करंट जो वोल्टेज है, करंट का जो देखो उसमें सर्किट वोल्टेज जो लिखा हुआ है, तो ये चीज क्या है, ये देखो उसमें 1 पे लिखा हुआ, 2 पे लिखा हुआ, 3 पे लिखा हुआ, 4 पे लिखा हुआ, 5 पे लिखा हुआ, 6 पे लिखा, 7 पे लिखा, 8 पे लिखा, 9 पे, ठीक है, और नंबर लिखे हुए। अब 1 पे क्या है आपका, जो आपकी पोलैरिटी है वो प्लस माइनस दोनों के लिए यूज हो सकती है। स्टेबिलिटी देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी तो प्लस माइनस दोनों पे यूज होती है, 1 लिखा है, पर 2 में सिर्फ ओनली माइनस लगेगा, 3 में ओनली पॉजिटिव, यानी मतलब डीसीईपी, पॉजिटिव मतलब डीसीईपी मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। और अगर ऐसे फोन नंबर पे लिखा हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी चल सकता है, 5 में फिर माइनस, फिर 6 में फिर प्लस, फिर 7 में प्लस माइनस। नीचे देखो आपका जो सर्किट वोल्टेज है, अगर एसी यूज कर दो 50 पे देखो अप टू 0 से लेके 3 तक 50 है, और 4 पे 70, 5 पे 70, 6 पे 70, फिर 7, 8, 9 पे 80 वोल्टेज आपका चेंज हो गया। क्लियर है? ओके, हो सकता है बाय मिस्टेक हो, पर इसका सिंपल सा एक कहने का ये मतलब है आपका कि आपको जब भी रिकॉर्ड होते हैं वो उसके बेसिक्स के अकॉर्डिंगली होंगे, वहां पर यूज करना है कितनी उसकी इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, कितने उसकी अपने को पोजीशन, किस पोजीशन पर उस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मेंशन होती है इलेक्ट्रोड। तो जैसे हमने ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिखा है वैसे देखिए आपको पीछे पढ़ने में पढ़ी थी यूरोपियन स्टैंडर्ड लिखा हुआ EN 499 में लिखा हुआ है, EN 499 लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे लगा दिया होगा EN 499 the identification of covered electrode in year 499 के नेक्स्ट कॉलम E46 इसमें क्या होता है स्विच आ जाती है ना एनआई डिकम्पोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को ऐड, तो नीचे लगा मान लीजिए तो नीचे क्या कर रहा है आपके ये कोरोजन्स को हटाएगा, रस्टिंग के चांसेस को और टफर कोई भी चीज उसकी टफनेस को बढ़ाता है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा भी होगा स्ट्रेंथ दी हुई है आपकी, ई के बाद देखो 46 लिखा हुआ है, 46 की जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती 460, मतलब उसके बाद में जीरो बढ़ जाएगा, अगर 35 लिखा तो उसके बाद नीचे ध्यान रखिए जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी क्या होगी यील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग देखो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दी होगी 35 नंबर के अकॉर्डिंग देखो उसकी लिखी हुई है 440 से लेके 570 तक क्या होगी यील्ड स्ट्रेंथ है, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है, दिए दिए हुआ है ऐसे 38 पे अलग दी हुई है, 42 पे अलग दी है, 46 पे अलग दी है, 50 पे अलग दी हुई है। ये नंबर जो है ई के बाद जो नंबर लिखा हुआ है ना ये उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, किस चीज को बताता है स्ट्रेंथ को बताता है, 3 किस चीज को शो कर रहा है उसकी टफनेस को, तो देखो टफनेस जो है कितनी इम्पैक्ट लोड को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो जो
कई बार होता है पार्ट में, अगर आप लोग देखेंगे तो आपके अलग अलग तरह के पार्ट्स जो होते हैं तो उसके जॉइंट्स होते हैं। अगर जैसे अगर आपने कोई इम्पैक्ट लोडिंग अगर उसको पढ़ रही है तो भाई जॉइंट्स होता है ना, साइक्लिक लोडिंग कंटिन्यूस पढ़ती जा रही है, तो इम्पैक्ट ऑफ लोड आ रहा है, सडनली लोड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी टफनेस को भी मेजर करते हैं। इसमें देखो टेम्परेचर दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ है, जैसे जेट ए 0 2 3 4 5 6 ये सिंबल है। और टेम्परेचर क्या है, नो टेम्परेचर +20 -20 30 40 है ना। तो हम लोग वहां पर इतना वो नहीं देखते हैं, बस वहाँ ये चीज पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इस इतनी टफनेस आपकी ये प्रोसेस करेगा इलेक्ट्रॉन। साथ में देखिए मैंने आपको बताया था कि उसमें एनाइन जो लिखा हुआ है 1 एनाइन लिखा हुआ है, तो देखो 1 एनाइन में कितना होता है, 0.6 से लेके 1.2 तक निकल का परसेंटेज दिख रहा है केमिकल कंपोजिशंस में, देखा समझ, निकल का परसेंटेज ये लिखा हुआ है, वैसे मॉलिब्डेनम का परसेंटेज नहीं होता है और मैंगनीज का परसेंटेज का 1.4। तो ये क्या आपके कंपोजिशन का MO Mn 1Ni 2Ni 3Ni MnNi, ये कंपोजिशंस हमको कंपोजिशंस भी चेक कर कई बार हमको यूज करना पड़ता है। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में है कंपोजिशंस के बेस्ड पे हमने इलेक्ट्रॉन को क्लासिफाइड किया, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा सा एक नई चीज और देखेंगे, अभी आपने बी बोला बेसिक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, आर मतलब लुटाइल इलेक्ट्रोड है, और क्या बोला सी मतलब सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड है, ओ मतलब ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है। पर इसमें देखिए आपके कवरिंग में एसिडिक कवर भी होता है, ए से देखिए एसिडिक कवर भी होगी, क्यों ये आर से लुटाइल और डबल आर से क्या लिखा है, लुटाइल थिक कवरिंग लिखा हुआ है। तो ये क्या है, हम इसका यूज नहीं करते क्योंकि यूरोपियन हम लोग ज्यादा वर्क करते ही नहीं, हम लोग ज्यादा यूरोपियन वर्क नहीं करते, तो हमको इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स नहीं यूज होते। ठीक है, तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और बी से क्या है आपकी, बी से कवरिंग शो करिए, देखो उसमें 5 और 4 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो 5 आपकी क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटी दी हुई है और 4 क्या आपकी पोजीशन कैपेबिलिटी है, और एचएस क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन का कंटेंट, जनरली लो हाइड्रोजन कंटेंट या फिर लो हाइड्रोजन पोटेंशियल है, मतलब कितना परसेंट आपका हाइड्रोजन है। तो मैंने उसमें बताया भी था आपको शायद हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 15 ml ऑफ पर 100 ग्राम दिखाया था ना। चाहे तो आप लोग अगर देखें तो पीछे भी देखो आपके लिखा होगा इट विल बी इक्वल टू और लेस देन 15 ml पर 100 ग्राम, ठीक है। हमको ज्यादा हाइड्रोजन यूज नहीं करते, देखो उसमें लिखा भी हुआ है जो हाइड्रोजन पोटेंशियल एचएस जो लिखा था 5 10 और 15, ठीक है, H5 H10 और H15 ml पर 100 ग्राम, तो मतलब 5 ml पर 100 ग्राम है, 10 ml पर 100 ग्राम है और 15 ml पर 100 ग्राम, इससे ज्यादा हाइड्रोजन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सबसे सिंपल तरीके का जो बाइंडिंग का जो इलेक्ट्रॉन का सिंबॉलिक होता है वो होता है अमेरिकन सोसाइटी। तो अमेरिकन बाइंडिंग सोसाइटी जिसको बोलते हैं आवास, क्या बोलते हैं आवास। आवास ने क्या किया है, आवास ने अपना नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, आवास के नोमेनक्लेचर जो इलेक्ट्रॉन तो जनरली अपने ज्यादा यूज होते हैं और इसमें ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, इसमें सिंपल से आप कुछ कुछ पैरामीटर्स जिसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ होती है, दूसरी बात उसकी हाइड्रोजन कंटेंट्स है प्लस, है ना, आवाज भी क्या करता है, अमेरिकन बाइंडिंग सोसाइटी हमने एज पर नोमेनक्लेचर जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ E 701
8C लिखा हुआ है। E क्या है आपका? आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, स्टैंड फॉर आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। ये आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, वन विल बी स्टैंड फॉर द वेल्डिंग पोजीशंस। वेल्डिंग पोजीशंस को शो करती है आपकी। 8 क्या आपका? 8 विल बी स्टैंड फॉर कवरिंग के ऊपर। किस टाइप की कवरिंग है? फ्लक्स की कवरिंग क्या है? साथ में क्या और क्या चीज दी जाती है? फ्लक्स कवरिंग होगी, करंट का टाइप होगा, पोलैरिटी भी होगी। करंट टाइप एंड पोलैरिटी, इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, और जो जी जो है वो क्या करता है आपके लो एलॉय स्टील, या फिर जो आपकी किस टाइप की स्टील यूज कर रहे हैं ना, जैसे लो एलॉय स्टील है या फिर मटेरियल जो है क्योंकि अपन उसमें यूज किया है। ठीक है, एलॉय कंटेंट का उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब अभी अपन लोग जैसे पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर से सब देख रहे थे, तो आप बोल रहे कि रुटाइल है, बेसिक इलेक्ट्रोड्स है, ये सब है, तो इनका यूज क्या है? अगर सिंपल सा अगर देखेंगे तो रुटाइल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? सिंपल जनरल पर्पस होते हैं। कैसे होते हैं? जनरल पर्पस, जनरल जहाँ पर वेल्डिंग्स होती है वहां पर इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब इनका जो यूज होता है, इनको ड्राइंग करने के लिए अपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर में मेंटेन करना रहता है। क्लियर है? कितने डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन करेंगे हम इसको? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मेंटेन करेंगे। और इसको क्या करते हैं हम? 1 घंटे के लिए पहले स्टोर कर देते हैं, है ना, एम्बिएंट। ठीक है, 1 घंटे के लिए हम इसको एक एम्बिएंट मतलब जो पता है रूम टेम्परेचर, एम्बिएंट कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर, इसको हम इसको स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रोड में आपको नो हाइड्रोजन कंटेंट्स होता है। कंटेंट क्या होता है आपका? बहुत लो हाइड्रोजन कंटेंट होता है। ठीक है, इसकी ड्राइंग की जो प्रोसेस होती है इसमें हम बेकिंग करते हैं 450 डिग्री टेम्परेचर पर। इसको स्टोर कितने पे करते हैं? 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ड्राइंग कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रोड का। अगर इलेक्ट्रोड अगर आपके थोड़े से भी अगर ह्यूमिड हो, मतलब मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, तो फिर आपका ज्वाइंट कैसा होगा? उसमें एयर की व्हाइट साइन, ऑक्सीजन व्हाइट साइन हो सकता है, हाइड्रोजन के क्रैक्स भी, क्योंकि मॉइस्चर में क्या होता है? वाटर कंटेंट ही है मॉइस्चर। ठीक है, इसमें छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं आपके, जैसे क्या होता है रीबेक एंड डिस्कार्ड आफ्टर यूज। हम एक बार बेक करने का तो रीबेक नहीं करना इसको, तो क्या था फेंक दो। यूज कर रहा हो तो एक बार पूरा यूज कर लो, तो बीच में आपने आधा करके छोड़ के फिर अगर उसको सोचो कि रीबेक करके फिर से यूज कर, तो नहीं करना। डिस्कार्ड आफ्टर यूज लिखा है ना, डिस्कार्ड मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड मतलब एब्सोल्यूट कर दो उसको, मतलब उसको यूज नहीं करना, उसके बाद डिस्कार्ड कर दो। इशू इन स्मॉल बैचेस इन हीट, देखा होगा फीवर्स। फीवर्स मतलब आपके हीटर्स होते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड। छोटे छोटे अगर साइज के जो होते हैं, जैसा होता है ना कम लॉट साइज के जो इलेक्ट्रोड्स है, मतलब कम क्वांटिटी में यूज करना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है पिक करने में। ठीक है, दूसरी बात कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी अगर जैसे इलेक्ट्रोड बहुत, अगर मान लीजिए बहुत प्रीशियस इलेक्ट्रोड है, बहुत महंगा इलेक्ट्रोड है, तो आपको क्या करना है? उसको रीबैक करते हैं, ऐसा नहीं कि रीबैक नहीं कर सकते, पर 3 बार। वैसे बहुत कॉस्टली इलेक्ट्रोड्स भी आते हैं ठीक ठाक, वेल्डिंग और क्लास कॉस्टली होती है, जिनके फिलर्स कॉस्टली होते हैं, तो उनको 3 से ज्यादा बार रीबैक नहीं कर सकते।
ठीक है। अब ऐसे कोशिश की जाए कि रिपेयर ना करना पड़े, उतने इलेक्ट्रोड बाहर निकाले जितने की यूज हो सके। ठीक है। पेंट वगैरह में तो प्रीहीट का जरूरत पड़ता है। कौन पेंट वगैरह जो होता है, कौन से पेंट को कार वगैरह जो पेंट होता है, प्रीहीट का जरूरत पड़ता है। करते ना, ऐसा नहीं करते, हम करते हैं। तो वो आपका रूम टेम्परेचर की होगा। हाँ, सन के उससे, या फिर आपका इतना लगा कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, चैम्बर होता है वो, उसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे होता है छोटी सी, अपन क्या बोलेंगे, बेकिंग कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और खासकर एक चीज ध्यान रखना नहीं करते हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट अगर थोड़ी भी होंगे ना, तो वो आपकी पपड़ी झड़ने लग जाएगी, और उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। तो उसको क्या होता है, प्रॉपर्ली क्लोज्ड कंडीशंस में रखते हैं, मॉइस्चर कंटेंट्स नहीं होती है। दूसरी बात, हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे थे, तो फ्लक्स क्या होते हैं आपके, शील्डिंग्स के लिए यूज होते हैं सिंपल। और फ्लक्स हमारे क्या होते हैं, कहीं पर हम यूज करते हैं, कहीं पर नहीं यूज करते हैं। ये क्या आपके एडिंग एलिमेंट्स हैं, व्हर्लपूल को शील्ड करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है ना। शील्डिंग आग को भी शील्ड करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हमारे को नीड में होता है कि भाई फ्लक्स यूज करना है, कई बार हमारे को ज्यादा प्रीशियस वेल्डिंग होती है, फ्लक्स को हम यूज नहीं करते, ठीक है ना। ये आपकी इग्निशन जो होती है, आग जो होती है, उसको ये हेल्प भी करता है, इनको डायरेक्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। ये आपके आग को एक प्रकार से बोले जाते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मेटल्स में जब कभी कोई, मान लीजिए कुछ मेल्ट हो रहा है, तो उसकी रिकवरी करने में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ये चीज, है ना। ये आपके क्या है, ये कंज्यूमेबल्स होता है। अब नेक्स्ट जो है वो आपकी है वेल्डिंग। क्या है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो हम आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले वेल्डिंग जो देखते हैं वो होती है आपकी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। और वेल्डिंग होती है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। अब अपना सिर्फ कल का और बचा है वेल्डिंग सिलेबस, ठीक है। पेज नंबर है 78। ठीक है, इस नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे। अब जनरली इसमें क्या लिखो, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मतलब इसमें क्या कंज्यूमर टाइप्स का आपका जो मेटल्स का यूज होता है, ठीक है। और सिंपल जो होता है, इस चीज को समझिए, जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो वेल्डिंग स्पूल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो भी आपका जो इलेक्ट्रोड है, फॉर एग्जांपल वो क्या है, आपका कोटेड है, ठीक है।
तो कैसा है आपका कोटेड इलेक्ट्रोड। इसमें फिल्डिंग्स जो आपकी है और फ्लक्स जो है वो कोटेड, ठीक है। फिल्डिंग में तो आपकी जो होता है कोर वायर होता है, कोर वायर क्या होता है धीरे धीरे मेल्ट करेगा, ठीक है। कोर वायर आपका मेल्ट करेगा, साइड में इसमें हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसमें फ्लक्स की पट्टी दी, ठीक है। ये आपका नीचे में दिख रहा है, आपका वायर टूल है, पुणे में मतलब यहाँ पे जाओ, ठीक है। और ये फिल्डिंग आप वेल्डिंग, ठीक है। ये आपका 20 मेटल है, इसके ऊपर उतारो, सबसे सिंपल सा रूल नीचे और 20 मेटल है, ये हमारा वेल्डिंग का बिल्कुल क्या बनता है, वेल्डिंग की बनता है, तो ऊपर का इस स्लैब फॉर्मेशन लाइक, ठीक। अब पर्टिकुलर इसको शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फ्लक्स हम इसको कोटिंग करेंगे, ठीक है। अब सिंपल बेसिक प्रिंसिपल्स आप देख रही है वेल्डिंग कैसे होती है, सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चेंजिंग रहती है, और दूसरी बात कुछ वेल्डिंग्स पर्टिकुलर एक मेटल्स के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिक वेल्डिंग जो है वो मिनिमम थिकनेस स्टील्स के ऊपर बहुत अच्छी होती है, और 2 mm की प्लेट को अगर करना चाहेंगे तो आप इस भी हो जाएगी गैस, और तो टिक मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, है ना। तो हम स्टील्स के ऊपर वेल्डिंग करते हैं उसको बहुत इजीली कर सकते हैं, जेट वेल्डिंग में फिल्म मटेरियल का यूज होता है, कर सकते हैं। उसमें तो आपका जो मटेरियल होता है वो खुद ही मेल्ट होता है, वो यूज होता है, पर अगर आपको एडिशनली अगर मेटल डालना है तो आप उसमें अलग से आप फिलर मेटल यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल डाटा है, कौन सा, इसका अलग सा इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, ये इसमें आर्क क्रिएट होती है, और एक आपका क्या होता है, एक जैसे पतले से जैसे होता है ना, क्या बोलेंगे, तार, सोल्डिंग है, हाँ सोल्डिंग वायर से तार को हम उसके ऊपर रख के इसको पिघला के उसमें रखते हैं, तो वो गैस वेल्डिंग होता है। तो गैस वेल्डिंग में क्या होता है, जो बेस मेटल होते हैं उसको हम पहले पिघलाते हैं, और उसमें अगर कम हमको लग रहा है कि भाई गड्ढा बनना है, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, वायर को या फिर जो होता है ना आपके फिल्टर्स को जो होता है उसको मेल्ट करके उसके अंदर फिल करते हैं, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग है, ये भी फ्यूजन ही करती है, इस वेल्डिंग में भी फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, जो बेस मेटल होता है वो फ्यूज करता है, पर इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो भी खुद मेल्ट हो जाते हैं, कहीं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, कहीं में नॉन कंज्यूमेबल, जैसे टीआईजी में नॉन कंज्यूमेबल है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होती है इसको हम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है, या फिर शीवियर मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं इसमें, ठीक है। साथ में यहाँ पर हमें कांस्टेंट करंट को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब आपका करंट जो होगा वो आपका क्या होता है, आइदर एसी और डीसी, इट विल डिपेंड्स, ठीक है। साथ में क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड जो होता है इट विल मेंटेन अप टू 3 to 6 mm तक के गैप तक हमको मेंटेन करना है। इलेक्ट्रोड और जो वर्कपीस का जो आपका प्लेट का जो गैप होता है कितना होता है, नियर अबाउट 3 to 6 mm, ठीक है। 3 to 6 mm तक का हमको टिप टू प्लेट डिस्टेंस मेंटेन करना है इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है।
आपका जो ऑपरेशन होता है वो मैनुअल होता है। मैनुअल मतलब समझ रहे हैं ना, हाथ से करना है, ऑटोमेटेड नहीं है। ठीक है, साथ में जो आपका जो ऑपरेशन में हमारा सबसे मेन चीज होता है कि हमको विद द हेल्प ऑफ द फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स, है ना, हम क्या करते हैं, जो जॉइंट्स होती है उसको एनवायरमेंटल से हम प्रोटेक्ट भी करते हैं। साथ में क्या करते हैं, जो बीच में सेंट्रलाइज जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है ना, कोर वायर, ये आर्क जनरेट कर रहा है, साथ में मेल्ट भी होता है, और ये क्या करता है, ऐसे फिलर वर्क भी करता है इसमें। ठीक है, इसमें जो आपके जो सिंगल फेज अगर अपन करंट की अगर बात करें तो जो वोल्टेज होता है 240 वोल्ट का होता है छोटे सेट के लिए, मतलब छोटी छोटी प्लेट्स के लिए हम 240 वोल्ट। अगर मान लीजिए अगर आपकी ज्यादा, अगर मान लीजिए साइज ज्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं 415 वोल्ट पे इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट जो होता है वो सिंगल फेज होता है और या फिर टू फेज भी होता है। ठीक, यहाँ पर जो है आपका एसी और डीसी बोथ साइड्स ऑफ करंट विल बी यूज्ड। ठीक है, अगर देखेंगे उसमें तो एसी और डीसी दोनों करंट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर 50 वोल्ट तक काम कर रहे हैं तो बहुत सेफर रहेगा, और अगर उससे ज्यादा काम कनेक्ट करते हैं तो ये ओवर हीटेड होने या फिर थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड कंडीशंस आपकी प्रोड्यूस होती है। क्लियर, इसमें देखेंगे आप सेटअप में तो हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, वेल्डिंग यूनिट्स होती है ना, साथ में हम क्या करते हैं, जो अपना वर्क होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको आर्केट कर देते हैं, ठीक है ना, हम आर्केट कर देते हैं। साथ में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है आपका, इलेक्ट्रोड को हम क्या कर रहे हैं, उसको एक सेट ऑफ केबल से कनेक्ट करते हैं, और दूसरा जो सेट ऑफ केबल रहता है वो क्या होता है, वर्क से कनेक्ट होता है। जिसके वर्क केबल होता है ना उसके नीचे हम फंसा देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका एक सर्किट मेंटेन हो जाता है करंट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड साइड से आपका पॉजिटिव आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डीसी ईपी की बात कर रहे हैं, डीसी ईपी की मतलब वर्क विल बी पॉजिटिव, सॉरी इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव एंड वर्क विल बी नेगेटिव। अगर डीसी ईएन की बात करते हैं वर्क विल बी नेगेटिव एंड नीचे जो बेस है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एज पर द यूज हम लोग इसका पोलराइजेशंस को हम मेंटेन करते हैं। तो देखो इसमें आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके इसमें दिया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया होगा कि इलेक्ट्रिकल को हम कैसे मेंटेन करते हैं। जब हमको ज्यादा डीप पेनिट्रेशन करना है तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रखेंगे, देखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स जी दिया हुआ है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल में देखेंगे डीसी, डीसी क्या है, मोर पोर्टेबल होता है, यूज्ड फॉर शॉप एंड साइट एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, सेवर विद द लोअर ओपन सर्किट वोल्टेज अप टू 50 वोल्ट्स, 50 वोल्ट तक के करंट को हम इसमें आराम से यूज कर सकते हैं। डीसी ईपी की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा पेनिट्रेशन समझ रहे हैं, मतलब आर्क लेंथ ज्यादा होगी, तब हम डीसी ईपी का यूज करेंगे। और अगर हमको बहुत कम पेनिट्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, डीसी ईएन का यूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे हम नेगेटिव कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं ना उसको नेगेटिव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जैसे ज्यादा बड़ा पेनिट्रेशन नहीं करना है, फिर ज्यादा आर्क लेंथ नहीं चाहिए, तो हम डीसी ईएन वेल्डिंग्स को प्रेफर करेंगे, मतलब आपका वर्क पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। और अगर एसी अगर आप सोर्स को यूज कर रहे हैं तो सिर्फ क्या करेंगे, अप टू 80 वोल्ट तक, और शॉप एप्लीकेशन में 80 वोल्ट तक का वोल्टेज को मेंटेन करके इजीली वर्क कर सकते हैं। तो ये दिखा है ना आपने जो वेल्डिंग करते हैं, उनके पास ये वेल्डिंग होती है, रेगुलर मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीट मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, पाइप्स का एप्लीकेशन पढ़ के आना, देखो हम पाइपलाइंस में यूज करते हैं साइड एप्लीकेशंस के लिए, छोटे और हैवी इक्विपमेंट्स को भी हम अगर फैब्रिकेट करना तो इजीली कर सकते हैं। इसमें हम तीनों तरह के इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, बेसिक, ब्रूटाइल और सेलुलोज। ठीक है, साथ में हम आयरन पाउडर का भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, आपके आयरन पाउडर्स भी कवर होते हैं कई बार, है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़े, इसके बाकी प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, कि कैसे अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, कि अभी अपने को आर्क लेंथ अगर छोटी चाहिए, आर्क लेंथ अगर छोटी चाहिए तो मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, नेगेटिव कर दोगे, जो शैलो मतलब कम होता है,
हाईली पेनिट्रेटेड नंबर ज्यादा पेनिट्रेट करना होता है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो हम कई बार होता है कि भाई पाइप है, पाइप साइज अगर आपकी इरेगुलर टाइप से कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, तो हमको क्या करते हैं आर्क लेंथ को हमको छोटे रखनी पड़ती है, ठीक है ना। और फिर अगर कम थिकनेस पे वर्क करना है तो हमको आर्क को मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसमें फिर हम डीसी ये पोलराइजेशंस को हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। ज्यादा अगर चाहिए तो फिर ज्यादा के लिए हम डीसी को यूज करते हैं, ठीक है। अपन ज्यादा अगर हाई रेट से अगर वो कर रहे हैं तो फिर कम थिकनेस पे वर्क कर सकते हैं। ज्यादा थिकनेस रहेगी तो फिर अपने को स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। और मैनुअली करते हैं थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है कि स्टॉप और स्टार्ट रन डिफेक्ट्स ज्यादा होते हैं इसमें। कार वगैरह की वेल्डिंग होता है, कौन सा वेल्डिंग है वो तो आपका मैनुअल नहीं रहता है, मैनुअल का तो टिक्स का यूज होता है, रोबोटिक वेल्डिंग रोबोटिक्स वेल्डिंग जो होती है वो एक तरह से जो होती है वो, क्योंकि वहां पर क्या होती है कि थिकनेस बहुत कम रहती है, फ्रेम की थिकनेस कम होती है, टिक का ज्यादा यूज देखा हो ऑटोमोबाइल्स में है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ भी बहुत होता है उसका जॉइंट। ऑटोमोबाइल ये चीची से जो बनता है ना, जी उसी से मैक्सिमम तक वेल्ड होता है। और नहीं होता है तो फिर आप लोग को मैनुअल आर्क हम मैनुअल आर्क भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटेड भी होती है, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटेड में एक्यूरेसी आपको परफेक्ट आता है। हाँ ऑटोमेटेड भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा अभी वेल्डिंग के टाइप्स बहुत सारे चेंज हो गए हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कार्बन आर्क वेल्डिंग की बात करी जाए CMWP, तो वो भी आपकी एफिशिएंट वेल्ड देगी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि अब एडवांसमेंट